हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 11 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 ऐसी टर्म्स हमने यूज़ की हैं जो कि आपको बिल्कुल जाननी चाहिए। और साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपको 1 साल के लिए आपकी वैलिड रहेगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी और मंथली पीडीएफ्स मिलेंगी। डेली पीडीएफ्स इसमें आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एनएसई ने विभिन्न मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई से संबंधित पहल में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है सिडबी के साथ, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सीधा सा क्वेश्चन ये समझिए कि एमएसएमईज की हेल्प के लिए, ठीक है, या उनके सहयोग के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। अच्छा, आप समझते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यानी एनएसई, तो इसने सिडबी के साथ एमएसएमई सेक्टर में सहयोग के लिए और एमएसएमईज के लिए डेट कैपिटल प्लेटफॉर्म, इसकी फिजिबिलिटी तलाशने के लिए जो है एक पैक्ट साइन किया है। अच्छा, यहाँ पर जो ये टर्म लिखा है डेट कैपिटल, तो इसका मतलब होता है कि अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो लोन लिया जाता है और ये लोन जो है किसी निश्चित टाइम पीरियड तक वापस भी किया जाना होता है, तो इसको बोलते हैं डेट कैपिटल। ठीक है, कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो लोन लेती है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 को हुई थी, 1992 को। इसके एमडी एंड सीईओ हैं विक्रम लिमाय। और अगर हम सिडबी की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, 2 अप्रैल 1990, और इसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। और मुद्रा और उद्यमी मित्र इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही सिडबी ने हाल ही में एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है। बात हो रही है जब एमएसएमई की, तो इसकी नई डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो माइक्रो के अंतर्गत कौन सी यूनिट्स आती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से कम की हो और टर्नओवर उनका 5 करोड़ से कम का हो। इसी तरह से स्मॉल के अंतर्गत कौन से आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर जो है 1 से 25 करोड़ तक के बीच में हो। मीडियम के अंतर्गत कौन सी आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 से 50 करोड़ तक का हो और टर्नओवर 25 से 250 करोड़ रुपीस तक का होता है। तो ये नई अपडेटेड डेफिनेशन है, ये आपको जाननी चाहिए, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये हैं नितिन गडकरी, और इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। यह किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी सीआईएसएफ किस वर्ष बनाया गया था, स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1969 को, यानी 1969 को। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी, 10 मार्च 1969 को। और इस बार 2021 में इसका ये जो है 52वीं एनिवर्सरी है, 52nd एनिवर्सरी सीआईएसएफ मना रहा है। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सीआईएसएफ है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, पोर्ट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं और जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटीज़ होती है, जेड एक्स वाई, तो इन सभी जगह पर जो है सीआईएसएफ अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कराता है। किस देश में लोगों ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड ने जो है एक रेफरेंडम यहाँ पर लिया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जब भी आप जनता से पूछना चाहते हैं कि उनका मत क्या है किसी पॉलिसी को लेकर या फिर किसी सोशल इशू को लेकर, तो आप उनसे कहते हैं कि आप वोट कीजिए, आप बताइए कि आपका मत क्या है इस बारे में। तो सीधा आप जनता से उनका पक्ष जानना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। तो यहाँ पर जो है फुल फेस कवरिंग,
ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके पक्ष में 51.2% लोगों ने जो है कहा है कि हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये बैन होना चाहिए, यानी बुर्का बैन होना चाहिए, इस तरह से स्विट्ज़रलैंड ने कहा है। और ये ऐसा नहीं, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इस तरह से बैन है। फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया और डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है फुल फेस कवरिंग बैन है। अगर हम बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो यहाँ की डी फैक्टो कैपिटल है बर्न। अभी डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो का मतलब होता है कि जो ऑफिशियली तो ना हो पर उसको मान लिया गया हो। ठीक है, अब जो है बर्न है ये यहाँ पर ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो जो है इसी को ही कैपिटल माना जाता है, बर्न को डी फैक्टो कैपिटल। अब देखिए, जैसे आप डी फैक्टो को इस तरह से समझ सकते हैं कि म्यांमार में जैसे आपको पता है अभी कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ पर जो है वहाँ की आर्मी सब कुछ चला रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर डी फैक्टो किसका राज है? मिलिट्री का। मतलब मान लिया गया है क्योंकि वहाँ पर कू हुआ है, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, उसको किसी ने अप्रूव नहीं किया है, वो ऑफिशियली नहीं है, तो उसको बोलते हैं डी फैक्टो। अच्छा, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए 18 इंस्टीट्यूट्स बताए हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जो है ये स्विट्ज़रलैंड में है। और भी हैं इसमें 4-5 और भी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये 18 है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ वाले हमारे मेंबर हैं उनको तो ये पीडीएफ मिल ही जाएगी। बाकी जिन्होंने नहीं लिया है वो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक सेकंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबाटिया रानीखेत जो उत्तराखंड में है, यहाँ पर ये अभ्यास जो है संपन्न हुआ है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। और ये दूसरा एडिशन रहा है इस एनुअल बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज का। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल ताशकंद है और करेंसी है उज्बेकिस्तान सोम। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि ताशकंद किस लिए फेमस है, कि यहाँ पर जो है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। अब ये एग्रीमेंट किससे रिलेटेड था? जो इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, तो उसके तहत शांति बहाली के लिए ये पैक्ट साइन हुआ था 10 जनवरी 1966 को। किसके बीच? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी और मोहम्मद अयूब खान के बीच में। तो ये आपको जानना चाहिए। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव किस वर्ष होने हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2022 में। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ के सीएम थे अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि इनसे ना तो ब्यूरोक्रेसी जो है संभल रही थी और यहाँ पर इन्हीं के जो एमएलएज हैं वो भी इनसे संतुष्ट नहीं थे। आपको बता दें, जो तीरथ सिंह रावत हैं जो अब यहाँ के सीएम बने हैं, तो ये अभी फ़िलहाल एमपी हैं पौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, और यहाँ पर जो असेंबली पोल्स हैं ये फरवरी 2022 में होने प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 9 जनवरी सन 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और अब तक यहाँ पर 8 चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। केवल जो नारायण दत्त तिवारी हैं ये इकलौते ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 5 साल तक का, 2002 से 2007 तक का। तो जो भी उत्तराखंड के व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो इन फैक्ट्स को ज़रूर देख लें। और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून और एक है गैरसैंण। गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है और देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। सुचित्रा दुरई ने खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिष्ठित राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार प्राप्त किया। वह निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय राजदूत हैं? तो आपको बताना है कि सुचित्रा दुरई ये किस देश में भारतीय राजदूत हैं? तो ये हैं थाईलैंड में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, थाईलैंड के किंग हुए थे किंग भूमिबोल, तो इनके सम्मान में एक अवार्ड दिया जाता है फाओ की तरफ से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये अवार्ड इस बार दिया गया वर्ल्ड सॉइल डे के दिन। ठीक है, तो ये अब किसको दिया गया? जो हमारा ये ICAR का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, इनको ये अवार्ड दिया गया। तो अब इनकी तरफ से सुचित्रा दुरई जो कि यहाँ पर एम्बेसडर हैं, इन्होंने इनके बिहाफ में ये अवार्ड जो है प्राप्त किया है। तो ये सब आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमियों के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। तो ये किस लिए किया है कि जो भी रूरल एरियाज़ में जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रमोट करना और उनको फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराना, ताकि वे भी इस सेक्टर में आगे बढ़ सकें, अपना बिजनेस शुरू कर सकें। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि साल 2015 में इंटरनेट साथी प्रोग्राम भी शुरू किया गया था गूगल द्वारा, किसके साथ? टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर। PMSSN क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो फ्रेंड्स हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड इसको बनाया है, और जो भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से जो भी इनको रेवेन्यू या फिर जो भी एक अमाउंट प्राप्त होती है तो वो इस फंड में जाएगा। और इस फंड का उपयोग कहाँ पर होगा? जो आपकी हेल्थ से जुड़ी जो भी स्कीम है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, और ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत हो गया, और बाकी की जो भी हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो गए, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो जो भी ये स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हैं इनमें इसका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये टर्म देख रहे हैं नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आपको यदि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई अमाउंट अलॉट हुई है, कोई फंड अलॉट हुई है, तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको जो है पूरा खर्च करना है, इसी फाइनेंशियल ईयर में आपको उसको लगाना है। इसका मतलब होता है नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2018 बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने जब आयुष्मान भारत स्कीम को अनाउंस किया था, तब इन्होंने एजुकेशन सेस जो कि 3% था, इसको रिप्लेस कर दिया था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से, जो कि 4% है। तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इससे जो भी रकम प्राप्त होगी वो इस फंड में जाएगी और उसका उपयोग होगा हेल्थ स्कीम्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदभवानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। तो स्वामी चिदभवानंद जी निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ये हैं श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के, और ये आश्रम है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स जो इनकी भगवद गीता है, इसकी 5 लाख कॉपीज़ जो हैं ये अब तक जो है सेल हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं। तो उसी के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किंडल वर्जन को लॉन्च किया है। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो गीता का ये तमिल वर्जन है ये 1951 में लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भागवत गीता, तो इस पर जो 21 स्कॉलर्स ने अपनी कमेंट्री जो पेश की है, तो उसके 11 वॉल्यूम्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए हैं। और ये जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा। हेरत किन लोगों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीरी पंडित्स। तो फ्रेंड जो महाशिवरात्रि है, इसके पर्व को जो कश्मीरी पंडित हैं ये हेरत के रूप में मनाते हैं। हेरत का मतलब हर रात्रि, शिवरात्रि। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सरकारी अधिकारियों के लिए 5G प्रौद्योगिकी पर ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इज कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन 5G टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो जो भी सरकारी ऑफिशियल्स हैं तो उनको जो है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसके द्वारा? नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये इसको कंडक्ट कर रही है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की सेक्रेटरी हैं अंशु प्रकाश जी ने। नीति आयोग ने किस विभाग के साथ मिलकर परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी असेट मोनेटाइजेशन पर एक राष्ट्रीय स्तरीय आभासी कार्यशाला का आयोजन किया है, यानी कि एक वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया है? तो नीति आयोग ने किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है? ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलकर। ये सभी डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए।
ठीक है, तो ये किया है नीति आयोग ने और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। किससे रिलेटेड? असेट मोनेटाइजेशन से लेकर, और इसको अध्यक्षता की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अभी असेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, असेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो भी आपके अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक असेट्स हैं जो कि आपको रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं अभी किसी कारण से, या फिर बिल्कुल सुस्त पड़े हैं वो सेक्टर, तो इस तरह के कुछ प्रोसेस आप करें कि वो अब अच्छा रेवेन्यू जो है जनरेट करें, उसको बोलते हैं असेट मोनेटाइजेशन। और किन के लिए? जो पब्लिक असेट्स आपके होते हैं। पब्लिक असेट कौन कौन से होते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा पब्लिक असेट नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो भी ये रोड्स होती हैं, रेलवेज, स्टेशंस, पाइपलाइंस, मोबाइल टावर्स, और जो भी फाइनेंशियल असेट्स होते हैं जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं, सिक्योरिटीज, डिविडेंड्स, तो ये सभी क्या होते हैं? पब्लिक एसेट होते हैं। तो अब इस तरह का कुछ प्रोसेस किया जाए ताकि ये रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को दे सकें, तो उसको बोलते हैं असेट मोनेटाइजेशन। रेल मदद हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 139। तो रेलवेज ने क्या किया है कि अब जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनको सबको इंटीग्रेट कर दिया है और एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया है 139। और इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि ये 12 लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। और इसमें जो है IVRS, ये फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि इसमें V का मतलब क्या है या R का मतलब क्या है, तो IVRS का मतलब होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इस हेल्पलाइन में ये सिस्टम भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सिस्टम होता क्या है, जब आपने देखा होगा आप मोबाइल में जब किसी हेल्पलाइन नंबर को कॉल करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। आप उसी के हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड जो वॉइस वहाँ से निकलती रहती है उसी के हिसाब से आप अपना आगे एग्जीक्यूट करते रहते हैं इंस्ट्रक्शंस को। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंग्लिश में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में किस प्रतिशत तक बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 12.6% तक। तो ये लिखा है फिस्कल ईयर 22। तो जब ये फिस्कल ईयर 22 लिखा होता है इसका मतलब होता है 2021-22। अगर यहाँ पर फिस्कल ईयर 21 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 2020-21। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना रखिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि 12.6% रहेगा फिस्कल ईयर 22 में, और G20 कंट्रीज़ में हाईएस्ट आपका रहने वाला है। और इन्होंने कहा कि 2022-23 में 5.4% पर आ जाएगा। लेकिन ये साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो फिस्कल ईयर 21 के लिए आपकी GDP जो है ये 7.4% कॉन्टैक्ट कर रही है। साथ ही जो आपकी रेटिंग एजेंसी है क्राइसिल, इसने भी 11% बताया है फिस्कल ईयर 22 में। OECD की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस इन फ्रांस में है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Which ministry launched Sugamya Bharat app? Ministry of Social Justice and Welfare. Which day is celebrated as the National Security Day? 4th March. Which state launched the Maha Samruddhi Mahila Saktikaran scheme? Maharashtra. IAF gifted 1971 War Alloy 3 helicopter to which country and got F-86 Sabre fighter as return gift? Answer is Bangladesh. Indian naval ship Jalaswa delivered human assistance to which drought hit country? Madagascar. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर ये अच्छा लगा है, हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं जिस ग्रुप में आप ऐड हों। दांडी मार्च और साल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन विच डे? Mohan Sanjibhai Delkar was the MP from which state or UT? Who is the chairman of the Central Board of Direct Taxes CBDT? Abhay Ghat is the resting place of which late Indian Prime Minister? Asia's first dolphin research center will be set up in which university? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।